हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस के लेक्चर में हम पढ़े थे 1853 का चार्टर एक्ट पढ़े थे। आज की इस क्लास में शुरू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसका क्या फीचर्स है, इसको लाया गया ही था ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश करने के लिए। तो चलिए आइए इसके फीचर्स को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके क्या क्या फीचर्स है पहले देखते हैं। लाने का पर्पज क्या था, जैसा कि यहाँ लिखा गया है पर्पज टू ब्रिंग, यानी लाने का कारण। तो लाने का क्या कारण है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो यूनिफाई करना चाहती थी। यूनिफाई का मतलब हो गया एकीकृत करना चाहती थी। किसको एकीकृत करना चाहती थी? कंपनी जितनी भी टेरिटरी जीती थी और उसको नाम दे दिए सब क्या, ब्रिटिश प्रोविंसेस, है ना। उसी को ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता था। कंपनी जितनी भी टेरिटरी जीती थी उसको ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश के प्रांत थे। ठीक है, तो उसी को कंट्रोल करना चाहते थे। अब ये चाहते थे कि जितने भी ब्रिटिश के प्रोविंसेस थे, जैसे मेनली बड़े बड़े जो थे, बॉम्बे था, मद्रास था, ठीक है, और बंगाल था, आगरा भी था। तो ये इस तरह से ये चाहते थे कि इन प्रोविंसेस पे कंट्रोल किया जाए और वहाँ पे एकात्मक यानी रिजिड एकात्मक और सेंट्रलाइज यानी केंद्रीय शासन प्रणाली यानी सरकार बनाई जाए। तो उसको ये चाहते थे कंट्रोल करने के लिए, उसी लिए लाए। इसका हम जैसे कि लिटरल अर्थ इसका बता रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वांटेड टू यूनिफाई कंपनीज टेरिटरी एंड टू कंट्रोल ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कंपनी की जो भी टेरिटरी है, ब्रिटिश की जो राज्य हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते थे थ्रू गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहां पे गवर्नर अपॉइंट होता था या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो राज्य थे उसमें गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते थे। और ये लेफ्टिनेंट एंड जो गवर्नर थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन काम करते थे। इस प्रकार पूरा मेन कौन हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता था। इसी के अंडर में सब कुछ था, चाहे गवर्नर हो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, दोनों इसी के अंडर में काम करते थे। इस प्रकार से एक रिजिड मतलब ठोस, कठोर, एकात्मक और ये केंद्रीय, है ना, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म जो है गवर्नमेंट का अपनाया गया। तो सरकार ये चाहती थी कि हम पूरी तरह केंद्र सरकार की नींव रख दें और जो एकात्मक हो कि जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही कानून सभी राज्यों में क्या है, लागू होगा। ठीक है, तो ये थे इसके कारण लाने का। अब आते हैं, देखते हैं कि पॉइंट नंबर टू में क्या बोला है। पॉइंट नंबर 2 में बोला देयर वाज नो सेपरेट फंक्शन। वहां सेपरेट फंक्शन नहीं था, किसका? ऑफ द गवर्नेंस। सरकार में सेपरेट गवर्नेंस नहीं थी। एज वेल एज द अथॉरिटी ऑफ सिविल, चाहे मिलिट्री हो, चाहे सिविल हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव, ये सब अलग अलग नहीं थे भाई। सब एक ही आदमी के हाथ में थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में थे। तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नर जनरल सिविल भी देखेगा, मिलिट्री भी देखेगा, लेजिस्लेटिव भी देखेगा, एग्जीक्यूटिव भी देखेगा। सिविल का मतलब नागरिक संबंधी कानून बनाएगा, मिलिट्री संबंधी कानून बनाएगा, लेजिस्लेटिव का मतलब कानून भी बनाएगा, एग्जीक्यूटिव मतलब उसको लागू करेगा। तो कितना बर्डन होगा। इस बर्डन को कम करने के लिए, है ना, ये कुछ सुधार लेके आते हैं। आगे उसको भी देखते हैं। तो कह रहा है सिविल, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जितने भी पावर थे वाज वेस्टेड इन गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, वे सब इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल में निहित थे, है ना। हु वाज रिस्पांसिबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये जो गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इसकी काउंसिल किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ होते थे? ये जो रहते तो थे इंडिया में, और इसका जो मेंबर होता था वो स्पेशली ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट का जो है, कोई न कोई कैबिनेट का मेंबर होता था। तो ये जो है उसके प्रति रिस्पांसिबल थे। यानी एक प्रकार से ये कहा जाए, जो ब्रिटेन में सरकार रहेगी उसी सरकार के अधीन ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल काम करेंगे। ठीक है, ये तो थे उसके पर्पज। अब आइए देखते हैं कि इसके अगले फीचर्स में क्या है। जैसे कि इसको यह बोला गया है कॉल्ड एज, इसको कहा जाता है ना, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार जब इसको लाई थी तो ये बोल रही थी कि ये एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में अच्छी सरकार बनाने के लिए, अच्छे शासन लाने के लिए हम इस एक्ट को लाए हैं।
ऐसा कहा था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इसके फीचर्स देखिए, फीचर्स क्या है, फीचर्स में लिखा गया है इट ब्राट टू ट्रांसफर ऑल पावर टू द ब्रिटिश क्राउन। इस एक्ट के माध्यम से जितना भी पावर था वह ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश के क्राउन को। क्राउन मतलब राजा को। ब्रिटिश में जो राजा होगा पूरा पावर उसके अधीन होगा, यानी पूरा पावर उसी में होगा, वो जैसे चाहे कंपनी को कंट्रोल करे। ठीक है, आगे बोला है इट एबोलिश फुल्ली ईस्ट इंडिया कंपनी बाय टर्मिनेटिंग डबल गवर्नमेंट। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, अबोलिश कर दिया, और क्या किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इनको भी खत्म कर दिया साथ में। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप देखे थे कि ये पॉलिटिकल और ये जो है कमर्शियल एक्टिविटीज देखते थे, इनको भी क्या कर दिए, खत्म कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने एक दूसरा सुधार किया, इट चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि ही बदल डाली, उसको नाम दे दिया है वायसराय ऑफ इंडिया। क्या नाम दे दिया, वायसराय ऑफ इंडिया। और उसके बाद वाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये जो वायसराय ऑफ इंडिया होता था ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करता था किसकी, ब्रिटिश की क्राउन का, यानी ब्रिटेन में जो क्राउन होंगे ये उनका प्रतिनिधि था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बने थे, लॉर्ड कैनिंग। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगला फीचर से देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है कि इट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी। इसने एक नई बॉडी का गठन किया और उसका नाम दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसा हमने आपको अभी अभी बताया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, फॉर इंडिया। ऑल अथॉरिटी वेस्टेड इन इट। इसके अंदर सभी अथॉरिटी वेस्ट कर दिए, यानी जितना पावर था इसी को दे दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, यहीं से आप देखेंगे कि आगे जितने भी एक्ट आते हैं उनके पहले सेक्रेटरी का नाम जुड़ के आता है। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके अंदर में सारी अथॉरिटी थी, चाहे सिविल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे मिलिट्री हो, सारा जो फंक्शन यही देखते थे। ये जैसे कहते थे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल वैसे ही काम करती थी। ठीक है, और लिखा गया वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था भाई, ब्रिटेन के सरकार के जो कैबिनेट थे उस कैबिनेट का मेंबर था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश क्राउन। ये भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटेन के क्राउन के प्रति। ब्रिटेन में जो राजा होगा वह उसके प्रति उत्तरदायी था। तो यानी कुल मिला के मोटी मोटा जब कुल राजा के प्रति उत्तरदायी है, कुल मिला के यही हो गया कि राजा ही सर्वे सर्वा हो गया, आल इन आल हो गया। अब सारा कंट्रोल वो जो ब्रिटेन के क्राउन में होगा। ठीक है, टू कंट्रोल लिखा है, टू कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर इंडियन स्टेट वाज एब्सोल्यूट। यानी द कंट्रोल जो था, कंट्रोल जो शक्ति थी कंट्रोलिंग करने की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ओवर इंडियन स्टेट, उस समय इंडिया में जितने भी स्टेट थे वह एब्सोल्यूट यानी पूर्ण रूप से थी। उसके ऊपर गवर्नर जनरल का भी कंट्रोल नहीं था, वो टोटल ब्रिटेन के क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, और जैसा ब्रिटेन के क्राउन यानी वहाँ का राजा बोलता था वैसा ही वो काम करता था। ठीक है, बिकॉज द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज ब्यूरोक्रेटिक। और जो पूरा इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन था ना भाई वो नौकरशाही था, ब्यूरोक्रेटिक था। ये अपने नौकरों के माध्यम से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, है ना। जगह जगह जो है सरकारी ऑफिशियल नियुक्त कर दिए और उन्हीं ऑफिशियल ऑफिसर्स के माध्यम से ये क्या करते थे, ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस थे उनको कंट्रोल करते थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला एक्ट देखेंगे कि अगला एक्ट हमारा जो है रहेगा वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म रहेगा जो 1909 में है, उसके फीचर्स को देखेंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कैसे बेस रखा गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।